सर्दियों की वो खामोश रात 27 फरवरी 2000। जम्मू कश्मीर के राजौरी सेक्टर में ठंड इतनी कड़ाके की थी कि सांस लेना भी मुश्किल लग रहा था। हर तरफ सन्नाटा पसरा था, लेकिन यह सन्नाटा ज्यादा देर टिकने वाला नहीं था। अचानक सरहद के उस पार से गोलियों की तड़तड़ाहट और मोर्टार के धमाकों ने माहौल को चीर कर रख दिया। जमीन कांप उठी, आसमान गरजने लगा और उसी पल जंग ने अपनी असली शक्ल दिखा दी। अशोक लिसनिंग पोस्ट, एक ऐसी जगह जो रणनीतिक तौर पर बेहद अहम थी। यहां तैनात थे 17 मराठा लाइट इन्फेंट्री के बहादुर जवान। तीन तरफ से दुश्मन की पोस्टों से घिरी इस पोजीशन पर खड़े रहना ही अपने आप में मौत को चुनौती देने जैसा था। लेकिन हमारे सैनिक पीछे हटने वालों में से नहीं थे। कमांडर की आवाज गोलियों की गूंज के बीच साफ सुनाई दे रही थी। जवान बिना अपनी जान की परवाह किए दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब दे रहे थे। हर गोली, हर जवाब देश की रक्षा का वादा था। लेकिन इसी भारी गोलाबारी के पीछे एक और खतरनाक खेल चल रहा था, एक साजिश जो अंधेरे की आड़ में बुनी जा रही थी। मोर्टार के धमाकों और धुएं के बीच पाकिस्तान ने अपनी एक खास चाल चली। करीब 25 प्रशिक्षित आतंकी जो पाकिस्तानी सेना की स्पेशल सर्विस ग्रुप यानी SSG की वर्दी में थे, चुपचाप LOC पार कर चुके थे। धीरे धीरे ये दरिंदे बंकरों के पास पहुंच गए और फिर अचानक गोलियों की बौछार शुरू हो गई। पहली लाइन में डटे थे सिपाही भाऊ साहेब मारुति तालेकर। उन्होंने बिना एक पल गंवाए जवाबी फायरिंग शुरू कर दी। उनकी आंखों में डर नहीं, सिर्फ जज्बा था। लेकिन दुश्मन संख्या में ज्यादा था और अंधेरे का फायदा उठाकर बेहद करीब पहुंच चुका था। हालात हर सेकंड और खतरनाक होते जा रहे थे। इन आतंकियों के इस झुंड को लीड कर रहा था एक ऐसा नाम जो आने वाले वक्त में भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के लिए भी खौफ का पर्याय बनने वाला था। इलियास कश्मीरी, वही शख्स जिसके किरदार की झलक फिल्म धुरंधर के मेजर इकबाल में देखने को मिलती है। उस रात उसने जो किया वो सिर्फ एक हमला नहीं था, वो इंसानियत के खिलाफ एक काला धब्बा था। जंग के हर नियम को कुचलते हुए उसने पीछे से वार किया। सिपाही तालेकर जो सामने से लड़ रहे थे, उन्हें धोखे से निशाना बनाया गया। उसने निर्ममता की सारी हदें पार कर दी और एक ऐसा कृत्य किया जिसने हर भारतीय का खून खौला दिया। उस रात हमारे 7 वीर जवान वीर गति को प्राप्त हुए, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। असली दर्दनाक हिस्सा अभी बाकी था। इलियास कश्मीरी तालेकर का सिर अपने साथ ले गया जैसे कोई ट्रॉफी हो। अंधेरे का फायदा उठाकर वो और उसके साथी POK की तरफ लौट गए, लेकिन जो आगे हुआ उसने इस पूरी घटना को और भी शर्मनाक बना दिया। वो सीधे पहुंचा पाकिस्तान के तत्कालीन सेना प्रमुख परवेज मुशर्रफ के पास। तुमने आज मुल्क का सिर ऊंचा कर दिया। यह कारनामा पाकिस्तान हमेशा याद रखेगा। ये शब्द सिर्फ एक तारीफ नहीं थे, ये उस सोच का सबूत थे जहां दरिंदगी को बहादुरी कहा गया। उस रात राजौरी की बर्फ सिर्फ ठंड से नहीं जमी थी, बल्कि उसमें हमारे वीरों का खून भी शामिल था। और ये कहानी सिर्फ एक हमले की नहीं, बल्कि उस जज्बे की है जो हर भारतीय सैनिक अपने दिल में लेकर सीमा पर खड़ा रहता है, चाहे हालात कैसे भी क्यों ना हो। यहीं से शुरू होती है उस कहानी की असली परत, एक ऐसे इंसान की जिसका नाम आगे चलकर दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकियों में गिना गया। लोग उसे बाद में ओसामा बिन लादेन के बाद द मोस्ट डेंजरस मैन ऑन अर्थ कहने लगे। उसका नाम था मोहम्मद इलियास कश्मीरी। जन्म हुआ 10 फरवरी 1964 को पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के भीमबर जिले में। शुरुआत में उसकी जिंदगी बिल्कुल अलग दिशा में जा रही थी। उसने इस्लामाबाद की अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में कम्युनिकेशंस की पढ़ाई शुरू की थी। सब कुछ एक आम छात्र जैसा ही लग रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ बदल रहा था। कॉलेज के दिनों में ही उसका संपर्क धीरे धीरे कट्टर सोच रखने वाले लोगों से होने लगा। असल मकसद किताबों में नहीं, जिहाद में है। ऐसी बातें उसके दिमाग में धीरे धीरे घर करने लगी। वक्त के साथ उसका नजरिया पूरी तरह बदल गया। पढ़ाई उसे बेकार लगने लगी और आखिरकार उसने कॉलेज बीच में ही छोड़ दिया। इसके बाद उसका अगला ठिकाना बना कराची का जामिया उलूम उल इस्लामिया। 1980 के दशक में यह मदरसा सिर्फ एक धार्मिक संस्थान नहीं था, बल्कि एक ऐसी जगह बन चुका था जहां से कट्टरपंथी सोच और आतंक की ट्रेनिंग दी जाती थी। यहीं पर उसकी मुलाकात पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI और सेना के बड़े अधिकारियों से हुई। उन्होंने उसकी सोच, उसका जुनून और उसकी अंधी नफरत देखी और तुरंत पहचान लिया कि यह लड़का उनके काम का है। इसमें आग है,
इसे इस्तेमाल किया जा सकता है। और फिर उसे शामिल कर लिया गया पाकिस्तान की एलिट कमांडो फोर्स स्पेशल सर्विस ग्रुप में। उसी दौर में अफगानिस्तान में एक और बड़ा खेल चल रहा था। सोवियत यूनियन की रेड आर्मी वहां कब्जा जमाए बैठी थी, लेकिन यह लड़ाई सिर्फ 2 देशों की नहीं थी। इसमें एंट्री हुई संयुक्त राज्य अमेरिका की, और साथ ही पैसे और नेटवर्क लेकर आए ओसामा बिन लादेन जैसे लोग। एक अजीब गठजोड़ बन चुका था। अमेरिका की CIA, पाकिस्तान की ISI और जिहादी नेटवर्क, तीनों मिलकर अफगान मुजाहिदीनों को तैयार कर रहे थे। हमें ऐसे लोग चाहिए जो बिना सोचे मरने मारने को तैयार हों। और इसी जरूरत ने इलियास कश्मीरी को और ऊपर पहुंचा दिया। ISI ने उसे नॉर्थ वजीरिस्तान के मीरान शाह भेजा। उसका काम था मुजाहिदीनों को बारूदी सुरंगों और विस्फोटकों की एडवांस ट्रेनिंग देना। वो अब सिर्फ एक सिपाही नहीं रहा था, बल्कि दूसरों को मारने के तरीके सिखाने वाला बन चुका था। लेकिन जंग का मैदान कभी किसी का सगा नहीं होता। एक दिन वही विस्फोट जो वो दूसरों को सिखा रहा था, उसी पर भारी पड़ गया। अफगानिस्तान के पहाड़ी इलाकों में एक भीषण मुठभेड़ के दौरान जोरदार धमाका हुआ। पीछे हटो, ये ट्रैप है। लेकिन चेतावनी देर से पहुंची। धमाके ने सब कुछ हिला दिया। कश्मीरी बुरी तरह घायल हो गया। उसकी एक आंख चली गई और दाएं हाथ की एक उंगली भी कटकर अलग हो गई। खून से लथपथ हालत में भी वो किसी तरह जिंदा बच गया। तू बच गया, मतलब अभी तेरा काम खत्म नहीं हुआ। शायद यही सोच उसके अंदर और ज्यादा खतरनाक बनती चली गई। जब अफगान युद्ध खत्म हुआ और सोवियत सेना पीछे हट गई, तब भी कश्मीरी को आराम करने का मौका नहीं मिला। पाकिस्तान ने उसे और बड़े खेल में उतार दिया। 1991 में उसे हरकत उल जिहाद अल इस्लामी का जम्मू कश्मीर रीजन का चीफ कमांडर बना दिया गया। अब वो सिर्फ एक ऑपरेटर नहीं था, बल्कि खुद एक नेटवर्क खड़ा कर रहा था। उसने बनाई एक गुप्त और बेहद खतरनाक यूनिट, ब्रिगेड 313। ये कोई आम ग्रुप नहीं था। इसमें शामिल होने के लिए आतंकियों को कड़ी शारीरिक और मानसिक परीक्षा से गुजरना पड़ता था। यहाँ कमजोरों की जगह नहीं है, सिर्फ वही टिकेगा जो बेरहम होगा। POK के कोटली इलाके में उसने अपना बेस तैयार किया और वहां से कश्मीर घाटी में हिंसा का खेल शुरू कर दिया। उस वक्त कश्मीर में हालात पहले ही बेहद तनावपूर्ण थे। लगातार सीमा पार से हथियार, ट्रेनिंग और आतंकियों की सप्लाई हो रही थी। इसी बीच एक और बड़ा नाम इस खेल में एंट्री करता है, मौलाना मसूद अजहर। वो पुर्तगाली पासपोर्ट के जरिए भारत में दाखिल हुआ था। मकसद था अलग अलग आतंकी संगठनों को एकजुट करना। लेकिन इस बार किस्मत ने साथ नहीं दिया। रुको, तुम गिर चुके हो। भारतीय सुरक्षा बलों ने उसे कश्मीर के अनंतनाग से गिरफ्तार कर लिया। उसकी गिरफ्तारी की खबर जैसे ही पाकिस्तान पहुंची, वहां हड़कंप मच गया। रावलपिंडी में बैठे अधिकारी और ISI के अफसर बेचैन हो उठे। उसे किसी भी कीमत पर छुड़ाना होगा। वो हमारे लिए बहुत अहम है। उनका सबसे बड़ा मोहरा अब भारत की गिरफ्त में था, और यही घटना आगे चलकर एक और बड़े तूफान की वजह बनने वाली थी। अपने आकाओं और साथी को छुड़ाने की सनक अब इलियास कश्मीरी के सिर पर सवार हो चुकी थी। उसने एक ऐसी अंतर्राष्ट्रीय साजिश की बुनियाद रखी जिसने सुरक्षा एजेंसियों की नींद उड़ा दी। इस प्लान को नाम दिया गया ऑपरेशन ऑल हदीद। उसके साथ था एक और खतरनाक और पढ़ा लिखा आतंकी, अहमद उमर सईद शेख। दोनों ने मिलकर राजधानी दिल्ली को निशाना बनाया और 4 विदेशी पर्यटकों को अगवा कर लिया, जिनमें अमेरिकी और ब्रिटिश नागरिक शामिल थे। मकसद साफ था, इनकी जान हमारे पास है। अब दुनिया भारत पर दबाव बनाएगी। अगर मसूद अजहर को नहीं छोड़ा तो अंजाम बहुत बुरा होगा। धमकी साफ थी, इरादा खतरनाक। इन अपहृत विदेशियों को उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के एक भीड़ भाड़ वाले इलाके में बने एक गुप्त ठिकाने पर रखा गया। बाहर से सब कुछ आम दिखता था, लेकिन अंदर मौत का खेल चल रहा था। कश्मीरी को यकीन था कि इस बार भारत सरकार घुटने टेक देगी, लेकिन उसने एक बहुत बड़ी गलती कर दी थी। उसने भारत को कम आंका था। हम उन्हें ढूंढ निकालेंगे, चाहे जमीन फाड़नी पड़े। यूपी STF और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने दिन रात मेहनत शुरू कर दी। इंटेलिजेंस जुटाई गई, हर कड़ी जोड़ी गई, और फिर एक दिन वो वक्त आया जब जाल पूरी तरह तैयार था। सहारनपुर के उस सेफ हाउस को चारों तरफ से घेर लिया गया। सरेंडर करो, तुम चारों तरफ से घिरे हो। लेकिन जवाब में गोलियां चली और फिर शुरू हुआ एक जबरदस्त एनकाउंटर। दोनों तरफ से ताबड़तोड़ फायरिंग होने लगी। इस गोलीबारी में उमर सईद शेख बुरी तरह घायल हो गया। खून से लथपथ जमीन पर गिर पड़ा और आखिरकार जिंदा पकड़ लिया गया। सभी विदेशी बंधकों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, बिना किसी नुकसान के। सभी होस्टेज सुरक्षित हैं। ये खबर पूरे ऑपरेशन की सबसे बड़ी जीत थी। लेकिन कहानी में एक मोड़ अब भी बाकी था। इलियास कश्मीरी वो उस दिन वहां मौजूद था। उसने सब कुछ अपनी आंखों से देखा, लेकिन वो इतना चालाक था कि पुलिस की घेराबंदी को चकमा देकर वहां से भाग निकलने में कामयाब हो गया। ये खत्म नहीं हुआ, मैं वापस आऊंगा। उसके अंदर बदले की आग और भड़क चुकी थी। भागने के बाद भी उसने चैन नहीं लिया। 1995 में वो अपने एक और खतरनाक साथी नसरुल्लाह मंसूर लंगड़ियाल के साथ
दोबारा भारत में घुसपैठ करता है। इस बार उनका निशाना था कश्मीर का पुंछ इलाका। वो फिर किसी बड़े हमले की तैयारी में थे, लेकिन किस्मत हर बार साथ नहीं देती। एक दिन एक साधारण सी लगने वाली चेकिंग पोस्ट पर सेना ने उन्हें रोक लिया। आईडी दिखाओ, कहां जा रहे हो? जैसे ही पूछताछ शुरू हुई, शक गहराता गया। पहचान की पुष्टि हुई और फिर जो सामने आया उसने सैनिकों को भी चौंका दिया। ये तो इलियास कश्मीरी है। भारतीय सेना ने तुरंत दोनों को गिरफ्तार कर लिया। कश्मीरी को हाई सिक्योरिटी जेल में डाल दिया गया। करीब 2 साल तक वो सलाखों के पीछे रहा, भारतीय कानून के शिकंजे में जकड़ा हुआ। लेकिन यहाँ कहानी ने एक दर्दनाक मोड़ लिया। जेल के अंदर बैठे कुछ भ्रष्ट लोगों की मदद से एक दिन कश्मीरी फरार हो गया। वो भाग गया। कैसे संभव है ये भारत के लिए एक बड़ा झटका था। जहां उसका साथी लंगड़ियाल आज भी जेल में सजा काट रहा है, वहीं कश्मीरी दोबारा पाकिस्तान पहुंच चुका था। जब वो वहां पहुंचा तो उसका स्वागत ऐसे हुआ जैसे कोई जंग जीत कर लौटा हो। तुमने कमाल कर दिया, तुम अब एक लेजेंड हो। आईएसआई और आतंकी नेटवर्क ने उसे हीरो बना दिया। लेकिन दुनिया बदलने वाली थी और बहुत जल्द। 11 सितंबर 2001, वो दिन जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। अल कायदा ने अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर 2 विमानों से हमला कर दिया। इस हमले ने वैश्विक राजनीति की दिशा ही बदल दी। अमेरिका गुस्से में था और इस बार जवाब बहुत बड़ा आने वाला था। अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने पाकिस्तान के शासक परवेज मुशर्रफ को साफ चेतावनी दी, या तो हमारे साथ खड़े हो या फिर आतंकवादियों के साथ। ये फैसला आसान नहीं था, लेकिन सत्ता बचाने और अंतर्राष्ट्रीय दबाव के आगे झुकते हुए मुशर्रफ ने अमेरिका का साथ देने का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान अब अमेरिका को अपने एयरबेस दे रहा था और दुनिया के सामने आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई दिखाने लगा। लेकिन असलियत कुछ और थी। जिन आतंकियों को पाकिस्तान ने सालों तक पाला था, वही अब उसके लिए मुसीबत बन चुके थे। और इलियास कश्मीरी वो इस फैसले से आग बबूला हो गया। ये गद्दारी है, जिहाद के साथ धोखा। उसके अंदर गुस्सा उबाल मार रहा था। अब उसकी लड़ाई सिर्फ भारत से नहीं रही थी, बल्कि उन सभी के खिलाफ थी जिन्हें वो अपना दुश्मन मानता था। 2002 में हालात अचानक बदलने लगे। आईएसआई ने इलियास कश्मीरी पर सीधा दबाव बनाना शुरू कर दिया। आदेश साफ था, अपने स्वतंत्र ऑपरेशंस बंद करो, अपनी कुख्यात ब्रिगेड 313 को खत्म करो और सीधे जैश-ए-मोहम्मद के अंदर शामिल हो जाओ। लेकिन कश्मीरी वो आदमी नहीं था जो किसी के इशारों पर चले। मैं किसी का मोहरा नहीं हूं, मैं खुद खेल बनाता हूं। उसका जवाब उतना ही सख्त था जितना उसका स्वभाव। यहीं से दरार इतनी गहरी हो गई कि दुश्मनी में बदल गई। और फिर आया दिसंबर 2003, जब उसने एक ऐसा कदम उठाया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उसने अपने ही आका पाकिस्तान के शासक परवेज मुशर्रफ को खत्म करने की साजिश रच डाली। आज सब खत्म कर देंगे, कोई नहीं बचेगा। लेकिन किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया। हमला नाकाम रहा। इस असफल कोशिश के बाद पाकिस्तानी सेना बौखला गई। अब इसे जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए, ये बेकाबू हो चुका है। कश्मीरी को पकड़ लिया गया और जेल में डाल दिया गया। अगले 4 साल उसके लिए किसी नरक से कम नहीं थे। लगातार पूछताछ, टॉर्चर और मानसिक दबाव, सब कुछ सहना पड़ा। लेकिन ये दर्द उसे तोड़ नहीं पाया, बल्कि और खतरनाक बना गया। 2007 में जब वो जेल से बाहर निकला तो वो पहले वाला इंसान नहीं था। वो पूरी तरह अंडरग्राउंड हो गया। अब मैं किसी के लिए नहीं, सिर्फ अपने लिए लड़ूंगा। लेकिन उसी साल पाकिस्तान के इतिहास में एक ऐसा मोड़ आया जिसने सब कुछ बदल दिया। लाल मस्जिद कांड। इस्लामाबाद के दिल में नेशनल असेंबली से कुछ ही दूरी पर स्थित लाल मस्जिद अब एक धार्मिक स्थल कम और कट्टरपंथ का किला ज्यादा बन चुकी थी। इसे चला रहे थे 2 भाई, मौलाना अब्दुल अजीज और अब्दुल राशिद गाजी। उन्होंने मस्जिद से जुड़े मदरसों के हजारों छात्रों को अपने प्रभाव में लेकर एक तरह की निजी फौज तैयार कर ली थी। 2007 तक इनका आत्मविश्वास इतना बढ़ चुका था कि इन्होंने पाकिस्तान के कानून को खुली चुनौती दे दी। मस्जिद के अंदर ही शरिया कोर्ट चलाया जाने लगा। अब यहां सिर्फ हमारा कानून चलेगा, जो विरोध करेगा उसका अंजाम बुरा होगा। इस्लामाबाद की सड़कों पर डर फैलने लगा। इन छात्रों ने खुलेआम उग्र कदम उठाने शुरू कर दिए। चाइनीज मसाज पार्लरों से लोगों का अपहरण, दुकानों में आगजनी और धमकियां। जो औरत बुर्का नहीं पहनेगी उसे सजा दी जाएगी। ये सब देखकर चीन भी नाराज हो गया, क्योंकि उसके नागरिक इस घटना में फंस गए थे। चीन ने पाकिस्तान पर दबाव बना दिया, हमारे लोगों को तुरंत सुरक्षित बाहर निकालो। अब पाकिस्तान सरकार के पास कोई विकल्प नहीं बचा था। मजबूरन सेना को अपनी ही राजधानी में अपनी ही मस्जिद के खिलाफ ऑपरेशन चलाना पड़ा। ऑपरेशन साइलेंस। 4 जुलाई 2007 को मस्जिद को चारों तरफ से घेर लिया गया। कई दिन तक तनाव बना रहा। सरेंडर कर दो, ये आखिरी मौका है। लेकिन अंदर से जवाब आया, हम नहीं झुकेंगे। और फिर 10 जुलाई 2007 को स्पेशल सर्विस ग्रुप के कमांडोज ने मस्जिद के अंदर घुसकर ऑपरेशन शुरू कर दिया। गोलियां चली,
धमाके हुए और पूरा इलाका जंग के मैदान में बदल गया। अब्दुल अजीज ने भागने की कोशिश की। वो बुर्का पहनकर महिलाओं के बीच छिप गया, लेकिन पकड़ा गया। वहीं उसका भाई अब्दुल राशिद गाजी मस्जिद के अंदर ही मारा गया। इस पूरे ऑपरेशन में 100 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। ये घटना सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं, बल्कि इलियास कश्मीरी के लिए भी एक टर्निंग पॉइंट साबित हुई। उसके अंदर का गुस्सा अब फट पड़ा था। अब ये लड़ाई सिर्फ बाहर वालों से नहीं, अंदर वालों से भी है। उसने खुलकर पाकिस्तान की सत्ता के खिलाफ जिहाद का ऐलान कर दिया। अब वो आईएसआई के कंट्रोल में नहीं था। वो पूरी तरह आजाद और पहले से ज्यादा खतरनाक हो चुका था। इस वक्त तक उसका संपर्क सीधे ओसामा बिन लादेन से हो चुका था और यहीं से उसकी असली ताकत कई गुना बढ़ गई। वो अब अल कायदा का एक बड़ा कमांडर बन चुका था। अब खेल बड़ा होगा और निशाना पूरी दुनिया। इलियास कश्मीरी अब सिर्फ एक आतंकी नहीं रहा था, वो एक ऐसा नाम बन चुका था जो हर खुफिया एजेंसी के लिए सबसे बड़ा खतरा बनता जा रहा था। अब उसकी ब्रिगेड 313 सिर्फ एक संगठन नहीं रही थी, वो अलग अलग खतरनाक धड़ों का मेल बन चुकी थी। लाल मस्जिद कांड के बाद पाकिस्तान की सेना से बगावत करने वाले लश्कर ए तैयबा, लश्कर ए जंगवी और जैश ए मोहम्मद के कट्टर आतंकी भी इसमें शामिल हो गए। हैरानी की बात यह थी कि पाकिस्तान की सेना और वायुसेना के कुछ पूर्व अधिकारी भी अब उसके नेटवर्क का हिस्सा बन चुके थे। अब ये सिर्फ एक ग्रुप नहीं, एक फौज है। कश्मीरी ने खुद को और अपनी ताकत को एक नए स्तर पर पहुंचा दिया था। सबसे पहले उसने अपने ही देश को निशाना बनाया। 2008 में पाकिस्तान के पूर्व एसएसजी चीफ जनरल अमीर फैसल अलवी की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। इसके बाद 2009 में लाहौर स्थित आईएसआई मुख्यालय पर बड़ा फिदाइन हमला हुआ और फिर रावलपिंडी में सेना के सबसे सुरक्षित ठिकाने जेचक्यू को निशाना बनाया गया। उन्हें समझाओ, उन्होंने गलत आदमी को छेड़ दिया है। ये सारे हमले एक साफ संदेश थे। कश्मीरी अब किसी के कंट्रोल में नहीं था, लेकिन भारत के खिलाफ उसकी नफरत जरा भी कम नहीं हुई थी। और फिर आया वो दिन जिसने पूरे देश को हिला दिया। 26 नवंबर 2008 मुंबई, जहां एक के बाद एक आतंकी हमलों ने शहर को जख्मी कर दिया। इस हमले के पीछे एक अहम नाम था, डेविड कोलमैन हेडली। वो कई बार मुंबई आ चुका था, हर गली हर इमारत की रेकी कर चुका था। ताज होटल से लेकर नरीमन हाउस तक हर जगह का नक्शा तैयार किया गया था। लेकिन असली कहानी इससे भी गहरी थी। हेडली सिर्फ एक मोहरा नहीं था, उसका असली हैंडलर था इलियास कश्मीरी। वो वजीरिस्तान के कैंपों में उससे मिलता था और उसी के बनाए प्लान पर काम करता था। जब बाद में हेडली अमेरिका में एफबीआई के हाथ लगा तो उसने एक ऐसी बात बताई जिसने जांच एजेंसियों को चौंका दिया। मैं उस आवाज को पहचानता हूं। जब उसे 26/11 के दौरान की कॉल रिकॉर्डिंग सुनाई गई तो उसने तुरंत पहचान लिया। कराची के कंट्रोल रूम से जो आदेश दे रहा था वो इलियास कश्मीरी था। वो सिर्फ निर्देश नहीं दे रहा था, बल्कि आतंकियों को उकसा रहा था। ज्यादा से ज्यादा लोगों को मारो, किसी को मत छोड़ो। लेकिन उसकी क्रूरता यहीं खत्म नहीं हुई। फरवरी 2010 में पुणे की जर्मन बेकरी में हुए बम धमाके में इंडियन मुजाहिदीन के यासीन भटकल और रियाज भटकल का नाम सामने आया। लेकिन खुफिया जानकारी ने एक बार फिर उसी पर उंगली उठाई। इन सब के पीछे असली दिमाग कश्मीरी है। वो सीमा पार बैठकर इन हमलों को दिशा दे रहा था। 2009 में उसने यूरोप के लिए भी एक खतरनाक प्लान तैयार किया। डेनमार्क के अखबार जाइलैंड्स पोस्टन द्वारा छपे विवादित कार्टून उसके निशाने पर आ गए। उन्हें ऐसा सबक सिखाओ कि दुनिया याद रखे। उसने हेडली और उसके साथी तहवुर राणा के साथ मिलकर एक ऑपरेशन तैयार किया जिसे कोड नेम दिया गया मिक्की माउस प्रोजेक्ट। वजीरिस्तान के एक टेंट में बैठकर उसने हेडली को प्लान समझाया। 4 लोग अंदर जाएंगे, पहले एडिटर और कार्टूनिस्ट को ढूंढो, उन्हें जिंदा मत छोड़ना, और सब कुछ रिकॉर्ड होना चाहिए। उसकी सोच सिर्फ हमला करने की नहीं थी, वो डर को एक तमाशे की तरह पूरी दुनिया के सामने दिखाना चाहता था। लेकिन इस बार उसकी चाल कामयाब नहीं हुई। अमेरिकी और यूरोपीय खुफिया एजेंसियों को भनक लग चुकी थी। उन्हें तुरंत पकड़ो, ये बड़ा हमला होने वाला है। हेडली और राणा को समय रहते गिरफ्तार कर लिया गया और यूरोप एक बड़े नरसंहार से बच गया। फिर आया दिसंबर 2009। अफगानिस्तान में कैंप चैपमैन पर एक खतरनाक आत्मघाती हमला हुआ। एक जॉर्डनियन डबल एजेंट ने खुद को उड़ा लिया। इस विस्फोट में CIA के 7 बड़े अधिकारी मारे गए। ये कैसे हो गया? अमेरिका की खुफिया एजेंसियां हिल चुकी थी। ये हमला सिर्फ एक विस्फोट नहीं था, ये एक ऐसा झटका था जिसने दुनिया की सबसे ताकतवर इंटेलिजेंस मशीनरी को भी अंदर तक हिला दिया। जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी, एक नाम बार बार सामने आता रहा और वो नाम था इलियास कश्मीरी। साफ हो गया कि अफगानिस्तान के उस दुस्साहसिक हमले के पीछे असली दिमाग वही था। उसने सीधे अमेरिका की सबसे कमजोर नस पर वार किया था। अब हालात ये थे कि अमेरिका की नजरों में वो सिर्फ एक आतंकी नहीं रहा, बल्कि ओसामा बिन लादेन के बराबर
बल्कि उससे भी ज्यादा सक्रिय और खतरनाक दुश्मन बन चुका था। यह आदमी रुकने वाला नहीं है, इसे खत्म करना ही होगा। अमेरिकी एजेंसियों के बीच यही चर्चा चल रही थी। अगस्त 2010 में अमेरिकी विदेश विभाग ने उसे आधिकारिक तौर पर ग्लोबल टेररिस्ट घोषित कर दिया। उसके सिर पर $5 मिलियन का इनाम रख दिया गया। वहीं पाकिस्तान की आंतरिक मंत्रालय पाकिस्तान ने भी उसे अपनी मोस्ट वांटेड सूची में चौथे नंबर पर डाल दिया। जिहादी हलकों में उसका नाम और भी बड़ा होता जा रहा था। अब अगला ओसामा यही है। लोग खुलेआम उसे अल कायदा का अगला चेहरा मानने लगे थे। फिर आया वो दिन जिसने दुनिया की दिशा ही बदल दी। 2 मई 2011, ऑपरेशन नेपच्यून स्पीयर। अंधेरी रात में अमेरिकी नेवी सील्स के ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर चुपचाप पाकिस्तान के एबटाबाद में दाखिल हुए। एक सफेद रंग के कंपाउंड को घेरा गया और कुछ ही मिनटों में दुनिया का सबसे वांछित आतंकी ओसामा बिन लादेन अपने ही कमरे में मार गिराया गया। टारगेट डाउन, मिशन कंप्लीट। इस ऑपरेशन ने पाकिस्तान को पूरी दुनिया के सामने कटघरे में खड़ा कर दिया। सालों तक जिस बात से वो इनकार करता रहा, वो सच्चाई बनकर सामने आ चुकी थी। अमेरिका का गुस्सा अब चरम पर था। लादेन के खात्मे के तुरंत बाद CIA के प्रमुख ने ISI अधिकारियों के सामने एक लिस्ट रखी, 5 हाई वैल्यू टारगेट्स की लिस्ट। या तो इन्हें पकड़ो या हम खुद आकर उठाएंगे। ये कोई अनुरोध नहीं, सीधी चेतावनी थी। और उस लिस्ट में सबसे ऊपर नाम था इलियास कश्मीरी। अब अमेरिका किसी भी कीमत पर उसे जिंदा नहीं छोड़ना चाहता था। उसे पता था कि अगर ये आदमी जिंदा रहा तो अल कायदा की कमान और भी खतरनाक हाथों में चली जाएगी। जून 2011 के शुरुआती दिनों में कश्मीरी लगातार अपनी जगह बदल रहा था। उसे अंदाजा हो चुका था कि अब हर कदम पर मौत उसका पीछा कर रही है। वो खैबर पख्तूनख्वा से निकलकर साउथ वजीरिस्तान के बाना इलाके की तरफ बढ़ रहा था। लोकेशन बदलते रहो, कोई ट्रैक नहीं कर पाएगा। वो बार बार भेष बदल रहा था, रास्ते बदल रहा था, हर चालाकी अपना रहा था। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि इस बार उसका मुकाबला किसी आम दुश्मन से नहीं था। आसमान में मौजूद सैटेलाइट्स और जमीन पर फैली इलेक्ट्रॉनिक निगरानी, CIA की नजरें उसकी हर हरकत पर टिकी हुई थी। हम उसे देख रहे हैं, वो कहीं नहीं बच सकता। अब ये सिर्फ एक पीछा नहीं था, ये एक शिकार था और शिकारी पूरी तरह तैयार था। अमेरिका की सख्त चेतावनी के बाद खेल पूरी तरह बदल चुका था। ISI के जमीनी मुखबिर जो अब तक चुप थे, अपनी जान बचाने के लिए एक एक जानकारी CIA तक पहुंचाने लगे। लोकेशन कंफर्म, वो यही है। अब इलियास कश्मीरी का हर कदम रिकॉर्ड हो रहा था। 3 जून 2011, ओसामा बिन लादेन के खात्मे के ठीक 1 महीने और 1 दिन बाद की रात, साउथ वजीरिस्तान के ग्वाकवा इलाके के लामन गांव में एक बड़ा सा सेब का बगीचा, चारों तरफ खामोशी और उसी खामोशी के बीच एक साधारण सा दिखने वाला कच्चा पक्का घर। यही था कश्मीरी का छिपने का ठिकाना। अंदर वो अपने 8 साथियों के साथ बैठा था। अगला निशाना बड़ा होगा, दुनिया याद रखेगी। टेबल पर चाय रखी थी और बातचीत आने वाले हमलों की योजना पर चल रही थी। रात करीब 1:15 का वक्त। ऊपर आसमान बिल्कुल शांत, लेकिन उस सन्नाटे के पार मौत मंडरा रही थी। बिना आवाज के, बिना किसी चेतावनी के, अमेरिकी प्रेडेटर ड्रोन। वर्जीनिया में बैठे CIA के कंट्रोल रूम में स्क्रीन पर थर्मल इमेज साफ दिखाई दे रही थी। हर हरकत, हर इंसान, सब नजर में था। टारगेट लॉक हो चुका है, फायर की अनुमति, डू इट। बस एक बटन दबा और कुछ ही सेकंड में आसमान से 4 हेलफायर मिसाइलें उस बगीचे की तरफ बढ़ी। अगले ही पल एक भयंकर धमाका, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। पूरा इलाका आग के गोले में बदल गया। सेब का वो शांत बगीचा अब धुएं और मलबे में तब्दील हो चुका था। जिस घर में कुछ मिनट पहले योजना बन रही थी, वो अब सिर्फ ढह चुका ढांचा था। टारगेट न्यूट्रलाइज्ड, इलियास कश्मीरी, वो नाम जिसने सालों तक दहशत फैलाई, अब उसी मलबे में खत्म हो चुका था। उसके साथ उसके 8 साथी भी वहीं खत्म हो गए। लेकिन कहानी का एक हिस्सा अधूरा रह गया। वो इलाका पूरी तरह तालिबान के कब्जे में था, इसलिए न कोई शव मिला, न कोई तस्वीर सामने आई। कुछ घंटों बाद हरकत उल जिहाद अल इस्लामी के प्रवक्ता अबू हंजला ने बयान जारी किया, हमारे कमांडर शहीद हो गए। इसके बाद अल कायदा ने भी आधिकारिक तौर पर उसकी मौत की पुष्टि कर दी। एक ऐसा नाम जो कभी दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकियों में गिना जाता था, अब इतिहास बन चुका था। दोस्तों, ये थी इलियास कश्मीरी की पूरी कहानी। एक ऐसा चेहरा जो पर्दे के पीछे रहकर भी दुनिया को हिलाता रहा। फिल्म धुरंधर में दिखाया गया मेजर इकबाल का किरदार भी इसी शख्स से प्रेरित माना जाता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में बताओ अगली बार किस मिशन की सच्चाई जानना चाहते हो। हम फिर लौटेंगे एक और अनसुनी, अनदेखी और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत,